नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं सुनिए सरकार, मैं हूं आपके साथ श्वेता भट्टाचार्य। पूरा देश लॉकडाउन की वजह से घरों में कैद है। कोरोना का प्रकोप इतना देखने को मिल रहा है। ऐसे में 20 अप्रैल को सरकार ने देश के उन इलाकों में जहां कोरोना के मामले कम हैं, वहां कुछ सर्विसेज में छूट देने की बात कही थी, एडवाइजरी भी जारी हुई थी। लेकिन सरकार की गाइडलाइंस के बाद भी लॉकडाउन को लेकर लोगों में फैले असमंजस के चलते सरकार ने साफ किया है कि किन किन चीजों में छूट जो है वो दी जाएगी। ऐसे में कई ऐसे रियायतें हैं जिसकी जो है सप्लाई चेन काम करती है, लेकिन उस पर कोई छूट नहीं है, जिसके चलते लोगों को उन सुविधाओं का फायदा कैसे मिलेगा, इस पर एक बड़ा प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है। कौन कौन सी वो सुविधाएं हैं, सर्विसेज हैं, चलिए एक रिपोर्ट दिखाते हैं। इस रिपोर्ट के जरिए आपको समझाते हैं। कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई में सरकार का साथ देते हुए पूरा देश लॉकडाउन का पालन कर रहा है। हालांकि जहां इस बीमारी का प्रकोप कम है, वहां सरकार ने छूट भी दी है। जरूरी सेवाओं की छूट देने के संबंध में कुछ असमंजस की स्थिति पैदा हुई थी, जिसे स्पष्ट करते हुए केंद्र सरकार ने साफ किया है कि दाल, आटा, मिल्क के साथ ही ब्रेड बनाने वाली फैक्ट्रियों को छूट दी गई है। एक अहम फैसला मोबाइल रिचार्ज को लेकर किया गया है। अब प्रीपेड मोबाइल रिचार्ज की दुकानें खुली रहेंगी। बच्चों की पढ़ाई चलती रहे, इसके लिए स्कूली किताबों की दुकानों को खोलने की अनुमति भी दी गई है। हालांकि 20 अप्रैल को दी गई छूट में कई ऐसी रियायतें हैं जिसका फायदा छूट के बावजूद भी जनता को नहीं मिल सकेगा, जिनमें इलेक्ट्रीशियन, आईटी रिपेयर्स, प्लम्बर, मोटर मैकेनिक, कारपेंटर, कुरियर, डीटीएच और केबल सर्विसेज शामिल हैं। लेकिन इन सभी पर छूट तो सरकार ने दे दी है, लेकिन इन सर्विसेज का सामान जिन दुकानों पर मिलता है उन्हें लॉकडाउन में बंद ही रखा गया है। मसलन इलेक्ट्रीशियंस को छूट दी गई है, लेकिन इलेक्ट्रीशियन को सामान नहीं मिल पा रहा है। अगर पंखा ठीक कराना है तो बिजली के सामान की दुकानें बंद है, आईटी की दुकानें भी बंद है। ग्रीन जोन में सोशल डिस्टेंसिंग और सुरक्षा के अन्य मानकों के पालन के साथ कुछ उद्योगों को भी परिचालन की अनुमति दी गई है। हालांकि रेड जोन और ऑरेंज जोन में गतिविधियों को छूट नहीं दी गई है। इन इलाकों में लॉकडाउन का सख्ती से पालन जारी रहेगा। जहां संक्रमण के ज्यादा मामले हैं, उन्हें रेड जोन में रखा गया है। नियंत्रित मामले वाले क्षेत्रों को ऑरेंज जोन में और संक्रमण मुक्त क्षेत्रों को ग्रीन जोन में रखा गया है। वहीं सरकार की तरफ से जारी गाइडलाइंस में पब, सिनेमा हॉल, बार, मॉल, जिम आदि सभी शैक्षणिक संस्थान हर जगह बंद रहेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, R9 टीवी, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। तो लॉकडाउन पार्ट 1 की बात कर ले या पार्ट 2 की बात कर ले, एसेंशियल सर्विसेज में छूट की बात कही गई थी। लेकिन जब 14 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को संबोधित कर रहे थे तो उन्होंने कहा था कि लॉकडाउन पार्ट 2 में सख्ती और बढ़ेगी, लेकिन 20 अप्रैल के बाद कुछ सर्विस सेक्टर जो हैं उसमें छूट दी जाएगी। और जहां कोरोना के मरीज कम मिल रहे हैं वहां राज्य सरकारें चाहें तो ये छूट दी जाएंगी और उसी गाइडलाइन के तहत काम भी होना था। छूट भी दी जा रही हैं, तमाम जो सर्विसेज हैं उनमें छूट दी जा रही हैं, वो सर्विसेज आपको प्रोवाइड हो सकती हैं। लेकिन बात करें सप्लाई चेन की, तो ये सप्लाई चेन की जो दुकानें हैं उनको छूट नहीं मिली है। तो अब कैसे आपूर्ति जो है वहां पर पूरी होगी, कैसे वो लोग आप तक पहुंचेंगे, सर्विसेज आपको प्रोवाइड कराएंगे, ये भी एक चिंता का विषय बना हुआ है। हमारे साथ इस वक्त वरिष्ठ पत्रकार प्रेम कुमार स्टूडियो में मौजूद हैं। प्रेम जी, बहुत बहुत स्वागत है R9 टीवी पर आपका। प्रेम जी, जरा समझने की कोशिश करूंगी, इस वक्त हालात ऐसे हैं, कई बार ऑर्डर्स जो निकलते हैं देश की जनता तक बात सीधे तरीके से पहुंचे, या जो ये असमंजस की स्थिति जो बनती है उसमें कई सवाल और खड़े हो जाते हैं। सर्विसेज में छूट दे दी गई, अब ये सर्विसेज कैसे प्रोवाइड हो जनता को जब सप्लाई चेन को छूट नहीं दी गई है? देखिए श्वेता जी, ये अभूतपूर्व स्थिति है। पहले तो ऐसी स्थिति हुई नहीं कि कोई ऐसा अनुभव हम लोगों के पास रहा हो
तो निश्चित रूप से सरकार जो है नियमों में ढील भी दे रही है, तो उसमें और ढील की ज़रूरत हमें महसूस हो रही है। पर मूल बात जो है वो ये है कि हमें सोशल डिस्टेंसिंग को बनाए रखना है, ताकि हम उस चेन को तोड़ सकें जो कोरोना वायरस का के ज़िंदा रहने के लिए होता है, उस चेन को हम ब्रेक करें। तो इसके लिए जब हम देखते हैं कि इकोनॉमी हमारी पूरी तरह से ठप ना हो जाए, ये भी हमारी चिंता रहती है। यानी एक द्वंद्व हमारे बीच में है कि कोरोना वायरस से हम कैसे लड़ें। ये दुविधा पहले दिन से है, ये नहीं है कि आज पैदा हुई है। जब हमने दूसरा लॉकडाउन शुरू किया तब भी यह बात जब कर दी गई कि 20 तारीख से कुछ चीज़ों में ढील दी जाएगी, तो ये समझ लीजिए कि दूसरा लॉकडाउन शुरू करते हुए हमारे मन में ये बात थी कि हम उन जगहों पर जहाँ की कोरोना वायरस नहीं फैला है वहाँ पर उन लोगों को कैसे बचाएं, वहाँ कैसे आर्थिक जीवन को हम बनाए रखें। आज उत्तर प्रदेश के इस संदर्भ में देखिए तो 53 जिलों को संक्रमण से दूर घोषित कर दिया गया है। माना गया कि 53 जिले संक्रमण से दूर हैं। तो इन जो संक्रमण से दूर हैं वहाँ तो हम इन सुविधाओं को बहाल कर सकते हैं। तो इसमें देखिए हॉट स्पॉट थ्योरी जो थी बहुत महत्वपूर्ण थी, उससे हम लॉकडाउन का रास्ता निकाल सकते थे कि जो संक्रमण से प्रभावित एरिया है, हो सकता है, पोटेंशियल है, उसको हम रेक्टिफाई करके उस पर फोकस करें और बाकी जगहों पर आर्थिक गतिविधियों को चलने दिया जाए, तब वो एक क्लैरिटी होती। आज की स्थिति में क्लैरिटी नहीं है, इसलिए ये चीजें इसीलिए समीक्षा बैठकें भी लगातार हो रही हैं। प्रेम जी, एक पीलीभीत से कॉलर इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं, नथुराम। नथुराम जी, आपकी क्या समस्या है, क्या कुछ कहना चाहते हैं, कहिए। जी मैडम, ये नगर के परिणाम आवास जी तो कहिए। अब इनका जो आदमी जो आवास जिनके थे उन्होंने अपनी टीनें वगैरह उतार के रख दी और उसके जो बाउंड्री तो बनी पड़ी हुई है, सरकार का पैसा भी नहीं है, 2 महीने इसके पानी बरसात के रह गए हैं। वो लोग क्या करें, परेशानी उन लोगों को हो रही है, परेशानी हो रही कुछ उनकी दूसरी नहीं आ रही है। जैसे नहीं, आप क्या मदद चाहते हैं? जी, आप क्या मदद चाह रहे हैं? तो दूसरी किसान है वो थी तो वहाँ दफ्तर में कहा था कि आ जाएगी, तब तक ये लॉकडाउन लग गया। अब जो बेचारे मान लो 2 महीने बाद बरसात शुरू हो जाएगी, उनके लिए और प्रॉब्लम आ रही है। अच्छा, ये समस्या है कि फसल काट ली गई है, लेकिन उसे कैसे। लखनऊ से एक और कॉलर जुड़े हैं। नाथुराम जी, हम बात करेंगे आपके विषय पर भी। लखनऊ से कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं। राकेश जी, क्या कहना है आपका, आपकी क्या समस्या है? मैं एक बॉलीवुड सिंगर हूं। मैं अपने घर पे लॉकडाउन का पूरा नियम कर रहा हूं और मैं कई गीत सोशल मीडिया पे मैंने लॉन्च किया। मैं सोचता हूँ R90 पर मैं कुछ ऐसा गीत वीडियो करके डालूं ताकि लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग और लॉकडाउन का। चलिए, आप हमारे थ्रू ये अपील करना चाहते हैं, चलिए फटाफट सुना दीजिए। लगता है कनेक्शन हमारा कट गया है। राकेश जी अपील करना चाह रहे थे और फिर से अगर जुड़ते हैं आप हमसे तो हम ज़रूर आपके अपने माध्यम से वो अपील भी आपकी सुनाएंगे जो आप लोगों से करना चाहते थे। प्रेम कुमार जी, आपने सुना किस तरीके से किसानों के सामने ये समस्या है। हालांकि सरकार ने तो कहा है कि सरकार जो है उनका अनाज खरीदेगी, लेकिन ये भी तो समस्या है आखिर कैसे उस सेंटर्स तक पहुंचे, या सरकार खुद कैसे चिन्हित करे कि किन किसानों ने कटाई कर ली है और कैसे उन तक पहुंचना है। जी, ये कटाई से संबंधित और उसकी खरीद से संबंधित जो समस्या है, इसको देखिए मैं पंजाब का उदाहरण दूंगा। वहाँ उन्होंने एक फार्मूला अपनाया है, हम लोग भी उत्तर प्रदेश में अपना सकते हैं कि इसे हम एक साथ खरीदी न करें, क्योंकि खरीदी एक साथ अगर करते हैं तो फिर मंडियों में भीड़ लगने लग जाती है, सोशल डिस्टेंसिंग नहीं रह जाता है। तो हम उसे अप्रैल में कुछ किसानों को ऐसे कार्ड्स बांट दें कि आप यहाँ पर अप्रैल में बेचें, मई में कुछ इतने किसान बेचे, जून में कुछ इतने किसान बेचें, हम उनसे खरीद करेंगे। तो इस हिसाब से लेकिन एश्योर करें कि हम सबकी खरीदी करेंगे, तो उससे क्या होगा कि सोशल डिस्टेंसिंग भी मेंटेन कर पाएंगे। मगर इससे जुड़ी हुई बात यह है कि उनके रख रखाव की समस्या भी होगी। मेरठ से राहुल हमारे साथ जुड़े हैं, पहले उनको सुन लेते हैं। राहुल, आपकी क्या समस्या है? अच्छा, कुछ नहीं है, एसएसपी मेरठ बहुत अच्छा काम कर रहे हैं डीएम साहब, लेकिन कुछ लोग जो दोहरी मानसिकता के हैं लॉकडाउन का पालन नहीं कर रहे, जिससे मेरठ में रोज 2-3 मरीज बढ़ते जा रहे हैं। चलिए, आप एसएसपी
के काम करने की जो कार्यशैली है उससे खुश हैं, बहुत अच्छी बात है, अप्रिशिएट कर रहे हैं कोरोना वॉरियर्स जो पुलिसकर्मी डटे हुए हैं सड़कों पर। इस वक्त गाजियाबाद से टिकेश्वर एक कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। टिकेश्वर जी, आपकी कोई समस्या है? हाँ जी मैडम, मेरी ये समस्या है कि मुझे मैं सुपरटेक लिविंगस्टन गाजियाबाद से बोल रहा हूँ, तेजेश्वर सिंह। मेरी समस्या ये है कि मुझे घर पे प्लम्बिंग का काम करवाना था, नलका खराब था और पाइप डलना था। तो अब प्लम्बर को बुलाया तो प्लम्बर कहता है शॉप तो क्लोज है जहाँ से पाइप आएगा। तो मैडम फिर अब क्या करें मैडम, ये भी समस्या है बहुत। बस यही समस्या तो हम उजागर कर रहे हैं और उम्मीद कर रहे हैं कि सरकार के सामने जब इन चीजों का जिक्र होगा तो कोई ना कोई प्लान तैयार होगा। प्रेम कुमार जी, इसी पर हम चर्चा भी कर रहे हैं कि सप्लाई चेन अगर शुरू नहीं होगी या कोई रास्ता तो निकालना होगा, कहीं तो स्टॉक पहुंचाना होगा, ताकि जब सर्विसेज अलाउ की गई हैं तो आखिर ये प्लम्बिंग का काम कैसे किया जाएगा अगर उन तक वो सामान ही ना पहुंचे। बिल्कुल बिल्कुल ये समस्या सामने आ रही है कि जब हम सर्विसेज को अलाउ कर रहे हैं तो वो सर्विसेज जो पानी से जुड़े हुए हैं या शौचालय से जुड़े हुए हैं या फिर हमारी इलेक्ट्रिसिटी से जुड़े हैं, गर्मी का समय आ रहा है, लोगों को एसी की भी ज़रूरत होगी, कूलर भी बनवाना होगा, तमाम तरह की चीज़ें होंगी। तो इन सेवाओं से जुड़ी हुई जो खरीद है, उपकरणों की, छोटे छोटे उपकरणों की खरीद है, वो कैसे करेंगे? और उसके बगैर ये सेवा पूरी ही नहीं होती है। तो पंखा भी खराब हो जाता है तो उसको इलेक्ट्रिशियन दुकान में ले जाता है, उसके कॉइल उसमें ठीक कराता है, तमाम तरह की चीज़ें करता है, तब जाके पंखा ठीक होता है। तो ये जो गर्मी के समय में दिक्कत आने वाली है वो उसका उपचार कैसे किया जाए, ये द्वंद्व है, सरकार के सामने दिक्कत है। क्योंकि अगर एक बार सारी दुकानों को खोल दिया जाता है तो फिर एक तरह का फैसला हो जाएगा कि लॉकडाउन तोड़ने का फैसला। तो ये बड़े स्तर पर डिसीजन होना है। मेरा पहले भी ये सुझाव रहा है कि उन क्षेत्रों में जो आपने जिसको हॉटस्पॉट मान रहे हैं वहां आप पूरी तरह बंदी को लागू कीजिए और बाकी जगहों पे पूरी तरह खोलिए। यही दो रास्ता है, इसके बीच में कोई दूसरा रास्ता नहीं है। लखनऊ से एक कॉलर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जी, अपना नाम बताएं और अपनी समस्या बताएं। दादाजी, आप तक आवाज पहुंच रही है? आवाज जी बताएं, आपकी कोई समस्या है? हाँ, मैं दादा उबाले बात कर रहा हूँ जी। मेरे एरिया में रिचार्ज करने के लिए कोई भी दुकान खुली नहीं है और मेरे पास कितने बहुत लोग हैं कि उनको सबका मोबाइल बंद आ रहा है, खाली रिचार्ज की वजह से उनको कोई सुविधा नहीं मिल रही मैडम। चलिए, हम उम्मीद करते हैं कि सरकार इन समस्याओं को सुने और एक एक्शन प्लान इसके लिए भी तैयार हो। बदायूं से अरविंद इस वक्त हमारे साथ एक और कॉलर जुड़ चुके हैं। जी बताएं। हेलो जी मैडम, 3 दिन से हमारा बाजार बंद है, लॉकडाउन हो रहा है और दवाई मिलने पर परेशानी हो रही है। दवा नहीं मिल पा रही है, बल्कि दवा दुकानों को तो छूट है, वो खोल सकते हैं। बंद है, 3 दिन पूरा बाजार बंद है मैडम। 112 पर आपने कॉल किया था? नहीं, 112 कॉल नहीं किया अभी। पहले आप कॉल कीजिए और अपनी समस्या बताइए, प्रिस्क्रिप्शन भेजिए, क्योंकि 112 पूरी तरीके से काम कर रही है। जी ठीक है मैडम। जी प्रेम कुमार जी, कुछ तो लगता है कि इतनी जागरूकता हम फैला रहे हैं, मीडिया कर्मी भी लगे हुए हैं, सरकार बार बार अपील करिए, राज्य सरकारें अपील करिए, उसके बावजूद कहीं ना कहीं जागरूकता की कमी भी देखने को मिल रही है। ये देखिए, जो अभी कॉलर थे वो कह रहे थे कि उन्हें दवाई नहीं मिल पा रही है, बल्कि वो तो इसेंशियल सर्विसेज में पहले से ही अलाउ है कि दवा दुकान खुली रहेंगी। 112 पर आप कॉल करके पुलिस कर्मियों से भी मंगवा सकते हैं। उसके बाद है कि दर्शक भी लखनऊ से जुड़े हुए, लखनऊ राजधानी है, वहाँ कोई दवा दुकान न खुले ऐसा तो नहीं होना चाहिए, लेकिन हो सकता है कि किसी इलाके विशेष की वो बात कर रहे हो जहां उनका घर हो और उनके आसपास की कोई दुकान किसी वजह से, व्यक्तिगत वजह भी हो सकती है, बंद हो। लेकिन फिर भी समस्या तो है कि वो दवा लेना चाहता है और दवा उसको नहीं मिल रही है और उसको 112 नंबर का उसने उपयोग नहीं किया, जो आप बताना चाह रही हैं कि जागरूकता का लेवल वहाँ तक क्यों नहीं है कि वो 112 नंबर का तत्काल उपयोग करते और इस समस्या को बताते और इसको सॉल्व करते। तो कहीं ना कहीं एक चीज़ें, कई चीज़ें हैं, अभी इस पर भी काम करने की जरूरत है, ये महसूस हो रही है। बिल्कुल। राजस्थान से एक कॉलर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनिल, आपकी भी कोई समस्या है? जी मैडम, मेरे पिताजी का हार्ट का ऑपरेशन चलाया हुआ है और जो मेरे को दवाई लेनी है वो मेरे को जयपुर से ही मिलती है। मैं जयपुर में काम करता हूँ जी। और जो दवाई मेरे को यहाँ से राजस्थान से सबसे नहीं मिल रही है और मैं जयपुर जाने के लिए मतलब कोई साधन भी मेरे लिए नहीं बैठ रहा। तो आपने कहीं किसी पुलिस अधिकारी से बातचीत की है, किसी तरह की कोई मदद मांगी गई है? 112 पे आपने फोन किया था?
जी मैडम, फोन तो मैंने किया था, लेकिन फिर वो दवाई लेके मेरे को ही जाना पड़ेगा, या फिर वो क्या है कि मेरे को दवाई लेने के लिए आना पड़ेगा। ये मेरी क्या है सबसे मोटी समस्या है। चलिए इस समस्या को भी हम सामने रखते हैं। ये हालांकि ये जयपुर से कह रहे थे। प्रेम जी मैं आपके पास आऊंगी। सतीश अभी हमारे साथ जुड़े हैं, एक और कॉलर। सतीश, आपकी समस्या क्या है? मैडम जी मैं ये जानना चाहता हूँ, मैं एक मजदूर आदमी हूँ मैडम जी। अब ये जो सरकार ने उज्ज्वल योजना की जो ये लिया है कि जो टंकी भरवा सकते हैं मैडम जी, वहाँ से ले सकते हैं, मगर हमारे पास वो है नहीं मैडम जी। तो मगर अब हम कैसे भरवाएंगे मैडम जी? हमारे पास ना पैसा है, जितना पैसा था खर्च हो गया मैडम जी। अब ना टंकी भराने के लिए पैसे घर में, ना कुछ सामान भी नहीं है हमारे पास। तो प्लीज मैम थोड़ा सा ये बात हमारे। चलिए सतीश, हम यही उम्मीद कर रहे हैं कि किसी प्रशासनिक अधिकारी तक ये बात पहुंचे और सरकार के जितने भी अधिकारी हैं उन तक ये बात पहुंचे और आप सबकी समस्या का समाधान हो। प्रेम जी, एक तो राजस्थान और दूसरा ये मध्य प्रदेश से जो कॉलर थे उनका कहना था एक जगह दवाई कहीं और से लेनी है, दवा कहीं और पहुंचानी है, तो ट्रांसपोर्टेशन यहाँ होना है। अब आप जयपुर से अगर आपको कहीं और जाना है तो भी परमिशन की ज़रूरत है। कैसे समस्या का समाधान हो, लेकिन ये है भी बहुत ज़रूरी। और दूसरी ये जो मजदूर वर्ग के कह रहे हैं कि इनकी भी अपनी समस्या है, ये कहाँ जाएं, कहाँ मदद मांगे? देखिए, जहाँ तक जयपुर से जो दर्शक हैं, जयपुर चूँकि बहुत ही उस वैसे जगह में है जहाँ सबसे ज़्यादा संक्रमित शहर है, उसमें से जयपुर है, हॉट स्पॉट है। तो वहाँ बहुत कठोरता से नियम का पालन हो रहा है। लेकिन जो कोई भी पुलिस अधिकारी जो उनके आसपास इर्द गिर्द लॉकडाउन में होंगे, उनको वो संपर्क करके बता सकते हैं कि हमारी ये समस्या है और ये दवा मुझे कैसे मिलेगी वो बताएं। तो वहाँ ऐसी व्यवस्था की जा रही है। मैंने मीडिया में भी देखा है कि वो वहाँ ऐसी व्यवस्था जयपुर में की जा रही है कि जो हॉट स्पॉट है वहाँ उनकी जो ज़रूरत है दवा संबंधी जो आवश्यक ज़रूरतें हैं उसको पूरा करने के लिए वो ले रहे हैं, उनके ऑर्डर्स भी ले रहे हैं, उनको पूरा करा भी रहे हैं। तो ये दिक्कत अगर उनको या तो उनको पता नहीं है कि ऐसी सुविधा उनके पास है, तो उनको इस शो के माध्यम से ये पता होना चाहिए कि वो उनसे संपर्क करें और ये समस्या बताएं, उनको दवा मिलनी चाहिए। और उसके बाद भी नहीं मिलती है तो फिर इस सवाल को हम लोग भी और आगे ले जा सकते हैं। दूसरा सवाल जो मध्य प्रदेश से दर्शक ने उठाया, देखिए ये रीफिलिंग का सवाल कि गैस सिलेंडर कैसे भराएं। देखिए ये लॉकडाउन की समस्या नहीं, ये लॉकडाउन से पहले भी बहुत सारे गरीब इस देश में ऐसे रहे जिन्होंने पहली बार सिलेंडर ले लिया लेकिन दूसरी बार भराने की उनकी ताकत नहीं रही। और लॉकडाउन में तो ऐसे लोगों की तादाद और बढ़ जाएगी, ये रियल प्रॉब्लम है। तो ब्लैक में भी ले लेते हैं। बिल्कुल। मिथिलेश एक कॉलर जुड़े हैं, प्रेम जी यहाँ रोकना चाहूंगी। मिथिलेश, आपकी क्या समस्या है, बताएं। मैम मैं इस सिलसिले में यहाँ पे 22 मार्च को भोपाल मध्य प्रदेश से छिंदवाड़ा आया था जी, और मैं यहाँ पे छिंदवाड़ा में फंसा हुआ हूँ। मेरा पूरा परिवार जो है वहाँ पर भोपाल में है जी, और मैंने काफी प्रयास करा हुआ जाने के लिए, यहाँ पे गवर्नमेंट से भी मतलब थाने में जाकर, कलेक्ट्रेट में जाकर, और मेरे को पास नहीं मिल रहा है। आपको पास नहीं मिल रहा है, लेकिन कुछ तो कहा गया होगा जब आप कलेक्ट्रेट में गए होंगे, जब आप पुलिस अधिकारियों के पास गए होंगे। रहने की व्यवस्था तो सरकार की तरफ से की जा रही है। अगर ऐसे कुछ लोग फंसे हुए हैं, कहीं और जगह काम से गए हैं और वो वहाँ फंस गए हैं तो मिथिलेश? नहीं, रहने की व्यवस्था मैडम उन्होंने पूछा था, खाने का भी पूछा था मुझसे, पर समस्या ये कि मेरे यहाँ वाइफ जो है प्रेग्नेंट है, 5वां महीना उनका चल रहा है, और मेरे को किसी भी तरीके से मतलब बोल रहे हैं कि पहले आप मेडिकल का सर्टिफिकेट दिखाएं, उसके बाद आपको मतलब पास मिलेगा। अब मुझे बताइए, जब मैं मेडिकल कराऊंगा तभी तो मेरे पास पेपर आएंगे ना। मेडिकल सर्टिफिकेट मांगा गया है, वाइफ का मांगा गया है जी, तो प्रेगनेंसी है या नहीं है? तो मैं बोला कि मैडम अभी मेरा कोई एक भी मतलब चेकअप नहीं हुआ है उसका, और अगर हुआ है तो वो नर्मदा ट्रामा सेंटर है भोपाल में, वहाँ पर हुआ, लेकिन उसके ऑन पेपर अभी उसके पास नहीं है, और मैं यहाँ पर हूँ और वाइफ मेरी भोपाल में है। तो वाइफ अपनी जांच करवा लें और एक आपको मेडिकल सर्टिफिकेट बन जाएगा, वो आपको आजकल सोशल मीडिया के माध्यम से व्हाट्सएप के जरिए मिल सकता है, आपकी समस्या दूर हो जाएगी। मैम देखिए व्हाट्सएप पे तो आ जाएगा, लेकिन अभी क्या है, चेकअप उनका पहले से हुआ नहीं है 25। लेकिन अब तो हो सकता है मिथिलेश देखिए, जब समस्या आती है तो हमें समाधान ढूंढना होता है। तो अगर आपकी वाइफ, आप बता रहे 5 महीने की प्रेग्नेंट है, तो हम प्रेम जी मैं गलत नहीं हूं अगर मैं ये कह रही हूं कि अगर आप पहले अपनी वाइफ का जांच करवा लें मिथिलेश, उसके बाद वो मेडिकल सर्टिफिकेट आपके पास। ये मेरे ख्याल से श्वेता जी आपकी सलाह बिल्कुल नियम के हिसाब से है, लेकिन स्थानीय जो अधिकारी हैं वो इन
इनसे पर्सनली मिल करके घर आकर के भी इनको सुन सकते हैं, और अगर इनकी बात इनको समझ सकते हैं कि वास्तव में प्रेग्नेंट है और दिक्कत है, तो ज़रूरी नहीं कि हर चीज़ को कागजों में ही उलझा दिया जाए। तो प्रशासनिक अधिकारी को ध्यान देना चाहिए इस विषय पर कि कोई कह रहा है तो उस चीज़ को वो समझ ले और वो बात सही, और उस हिसाब से उनको फैसिलिटेट करे कि वो कहीं जा सके। ये दो रास्ते हैं मिथिलेश आपके पास। हम उम्मीद करते हैं कि तमाम अधिकारी भी ये शो देख रहे होंगे, वो आपकी समस्या समझेंगे, और दूसरा जो रास्ता मैंने बताया अगर आप वो कर पाए, फिर भी हम उम्मीद यही करते हैं कि सरकार के जो अधिकारी जो जुटे हुए हैं दिन रात, वो लोगों की मदद करें जो जेन्युइनली कहीं ना कहीं फंसे हुए हैं। विवेक हमारे साथ एक और कॉलर जुड़ चुके हैं। विवेक, आपकी क्या समस्या है? हेलो जी विवेक। हाँ मैडम नमस्कार। नमस्कार। देखिए मैडम, मैं कहना चाहता हूँ जो है सभी लोग जो है अपनी परेशानी बता रहे हैं, आप अपनी परेशानी बता रहे हैं। आज हम जब रोजी रोटी के लिए दूसरे राज्य के अंदर गए हैं, सरकारें वहाँ व्यवस्था कर रही है, तो उसमें क्या परेशानी है? यदि हमें कोई परेशानी हो जाती है तो हम लोग क्या करें, अपने वहाँ के जिलाधिकारी को बताए या जो है एसएसपी को बताए, क्षेत्र अधिकारी को बताए। हम हमारा पोर्टल दिया है सीएमओ को, सीएमओ पोर्टल पर डाली तो तुरंत कार्रवाई होती है। अब लोग समस्याएं बता रहे हैं, इन समस्याओं को उनको ये नहीं पता ये वायरस इतना भयंकर है। हम लोगों ने जब बायोलॉजी में पढ़ते थे, यही वजह है विवेक कि हम इस तरह का शो कर रहे हैं ताकि जो लोग नहीं जानते, अब देखिए आप जागरूक हैं, आपको सब कुछ पता है, तो आप संयम से काम ले रहे हैं। मेरी एक समस्या है, वो बता रहा हूँ मैं आपको जी, और सुझाव भी देना चाहूंगा सरकार को कि सरकार जितने भी जो ये पत्थरबाज है इनके खिलाफ ऐसी कठोर कार्रवाई करे कि भविष्य में कोई भी पत्थरबाजी नहीं। चलिए ये इसके लिए सरकार भी काम कर रही है विवेक, और अच्छा लगा जानकर कि इन पत्थरबाजों के खिलाफ आप भी हैं, आप भी निंदा करते हैं। वेद प्रकाश एक कॉलर हमारे साथ इस वक्त और जुड़ चुके हैं। वेद प्रकाश जी, आपकी कोई समस्या? मैडम मेरी समस्या है, मैंने 3 महीना पहले बिजली के लिए अप्लाई किया था, कनेक्शन नहीं हो पा रहा है, और दफ्तर बंद रहता है, कोई काम हो नहीं रहा है, गर्मी शुरू हो गई है, तो बिजली की समस्या बड़ी प्रॉब्लम है, कनेक्शन कराना है। वेद प्रकाश जी की भी समस्या जेन्युइन है, और ऐसे कई लोग हैं प्रेम कुमार जी जिनको ये समस्याएं आ रही हैं, और लगातार हम भी यही अपील कर रहे हैं। लेकिन आप जो रास्ता बता रहे हैं सर, वो खतरनाक भी हो सकता है। जो हॉटस्पॉट नहीं है, अगर वहाँ सारी सर्विसेज स्टार्ट कर दी जाती हैं तो हॉटस्पॉट में कब तब्दील हो जाए ये कहना मुश्किल होगा। और दूसरा रास्ता नहीं है। देखिए, कोरोना से लड़ाई जो है 2 ही तरीके हैं। एक लॉकडाउन जिससे कि सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन किया जाए और उस चक्र को तोड़ा जाए, कोरोना के चक्र को, और दूसरा है कि हम एक ऐसी प्रतिरोधक क्षमता विकसित करें, हर्ड इम्यूनिटी डेवलप करें, जो ताकि वो कैसे डेवलप हो सकता है। एक तो प्लाज्मा टेक्निक उसका आया है, अगर वो क्लिनिकली वो सफल रहता है, जो कि दिल्ली में पहला केस में सफल पाया गया है, कहा जा रहा है, और वेंटिलेटर से मरीज ठीक हुए। एक और कॉलर प्रेम कुमार जी जुड़े हैं हरियाणा से, सोनू सूद। सोनू जी, आपकी कोई समस्या है या कोई सुझाव देना चाहते हैं? नहीं मैडम, समस्या तो बहुत कुछ नहीं है, मैं तो सिर्फ ये जो चल रहा है लॉकडाउन के बारे में जानकारी लेना चाहता हूँ। बहुत अच्छा आपका चैनल जो समाचार के माध्यम से दिखा रहा है, इसके लिए बहुत बहुत बधाई, आप बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत शुक्रिया। खबर फास्ट के तौर पर दिखा रहा है जी। तो चलिए, इस तरह से हौसला अफजाई भी होता रहता है बीच बीच में, तो अच्छा लगता है कि हम आप ही लोगों के लिए काम कर रहे हैं। आपकी कोई भी समस्या है, और जिस तरह से आज का टॉपिक, आज का विषय है हमारा कि कुछ सर्विस सेक्टर में जो छूट दे दी गई है, वो छूट तो 20 अप्रैल के बाद से दे दी गई, लेकिन उसके पीछे पूरी एक सप्लाई चेन काम करती है, लेकिन उन सप्लाई चेन को अभी पूरा नहीं किया जा रहा है, पूरी तरीके से छूट नहीं दी गई है, जिसकी वजह से सर्विसेज जो है वो इफेक्ट हो रही है। प्रेम कुमार जी, आप एक रास्ता तो ये बता रहे हैं कि हॉटस्पॉट पर पूरी तरह से लॉकडाउन, सख्ती से पालन, और दूसरे इलाकों को छूट दे दिया जाए, मात्र क्या यही रास्ता है? या फिर कहते हैं जब मुसीबतें आती हैं तो उससे इंसान बहुत कुछ सीखता है, और ये तो ऐसी मुसीबत है इसके पहले किसी ने देखा नहीं, सुना नहीं, तो हम रोज एक एक्सपीरियंस ले रहे हैं और उससे सीख रहे हैं और कोई ना कोई रास्ता निकाल रहे हैं। सर देखिए, पूरे देश के पैमाने पर देखें तो करीब 750 जिले देश में हैं, और उसमें आधे से ज़्यादा, कुछ समय पहले का फिगर है क्योंकि फिगर रोज़ बदलता है, तो कुछ समय पहले ये फिगर था कि करीब 350 के करीब में, 322-24 के करीब में वो संक्रमित थे। बाद में कुछ और बढ़े, लेकिन वो लेटेस्ट अपडेशन नहीं है। तो हम कह रहे हैं कि बाकी लगभग आधे जो ज़िले हैं वहाँ कोई कोरोना का संक्रमण नहीं है। इसके अलावा कई ऐसे ज़िले हमारे
हमारे स्वास्थ्य मंत्रालय रोज अपडेट करता है, उसके हिसाब से कल तक भी था कि कई ऐसे ज़िले हैं जिसमें कि 28 दिन से कोई केसेस नहीं मिले। तो ऐसे केसेस पर, ऐसे ज़िलों को हम क्यों अननेसेसरी लॉकडाउन में रखें? उनकी सीमाएं भले सील हो सकती हैं, लोगों की आवाजाही को रोक सकते हैं, लेकिन उस ज़िले के भीतर आर्थिक कारोबार को हम बनाए रख सकते हैं। अब जैसे खेतों में हमने जो छूट दी है, खेतों में किसान अगर आज अन्न पैदा नहीं करेंगे, आज अन्न पैदा करेंगे, तब हम इस लॉकडाउन को भी आगे बढ़ा सकते हैं। ये लॉकडाउन इसलिए चला पा रहे हैं क्योंकि हमारे पास अन्न है, तो वो उस अन्न को हम जो खेतों में है उसको हम कैसे बचाएं, ये अगर आज नहीं सोचेंगे तो फिर को कल हम इस लॉकडाउन को भी नहीं आगे बढ़ा सकते। तो इसलिए ये ज़रूरी है कि हम खेतों के में काम करने की जो पूरा प्रोसेस है उसमें लगने वाले जो लोग हैं उसको हम फैसिलिटेट करें। तो उम्मीद करते हैं कि सरकार ये तमाम परेशानियों को समझे और एक्शन प्लान जो सरकार का हो 3 मई के बाद का कुछ ऐसा हो ताकि लोगों की समस्या का समाधान भी हो सके। प्रेम कुमार जी, आप हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए। सुनिए, सरकार में रोजाना हम एक ऐसा मुद्दा उठाते हैं जिसका सीधा सरोकार आपसे होता है। उम्मीद यही रहती है कि सरकार के अधिकारियों तक, सरकार प्रशासनिक अधिकारियों और सरकार तक ये आवाज पहुंचे और आपके लिए कोई उपाय, कोई रास्ता निकल पाए। सुनिए सरकार में आज बस इतना ही। दीजिए इजाजत। देखते रहिए R9 TV, सिर्फ खबर के लिए।